Hello friends, welcome back to ग्रोप मंत्रा. Now we are connected with ग्रोप मंत्रा. हम और आप जुड़ चुके हैं ग्रोप मंत्रा के साथ. साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपना तैयारी का सीटेट का एक क्रम शुरू किया था, एक सेशन शुरू किया था, जिसमें हमने अपनी ईवीएस को कवर किया था, अपनी सीडीपी को कवर किया था और फिलहाल हम अपनी शिक्षण शास्त्र यानी कि पैडागोजी पर चर्चा कर रहे हैं. हमारी थ्योरेटिकल क्लासेस, जिसमें आज हमारी 6th क्लास होगी. अब तक हमने अपनी 5 क्लासेस पैडागोजी के लिए जो थ्योरेटिकल अप्रोच है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड्स हैं और विभिन्न बातें जो भी हैं हमारी, उसके संदर्भ में यानी कि शिक्षण शास्त्र यानी कि जिसे आप पैडागोजी भी कहते हैं, तो उसमें अपनी 5 क्लासेस करनी है, जिसमें आज हमारी 6ठी क्लास होगी, जिसमें आज हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री. जी हाँ साथियों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिन्हें हम टीएलएम के नाम से भी जानते हैं. इसी क्रम में वर्तमान में हमारा एक और एग्जाम आ रहा है केवीएस का, जिसमें पीआरटी में पैडागोजी को बहुत ही अच्छा एक पोर्शन के रूप में शामिल किया गया है. तो 60 मार्क्स की, जिसमें कि आपकी पैडागोजी आ रही है. तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान में हमारी जो पैडागोजी चल रही है वो केवीएस और सीटेट को एग्जाम को लेकर ओरिएंटेटेड चल रही है और शिक्षण शास्त्र को इसमें बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से, बिल्कुल जीरो लेवल से चीज़ों को समझाने का इसमें प्रयास किया जा रहा है. तो इसी क्रम में आज हमारी क्लास है 6ठी. अगर आपने पिछली 5 क्लासेस अभी अटेंड नहीं की है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी 5 क्लासेस का लिंक है. साथ ही सीडीपी और ईवीएस के विषय के अन्य टॉपिक्स की भी इसमें इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. आप चाहें तो वहां से जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं. तो चाहती हूँ चलते हैं फटाफट से अपने आज के सेशन की ओर, अपनी आज की क्लास की ओर, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं किसकी? शिक्षण सहायक सामग्री. शिक्षण सहायक सामग्री जिसे आप कहते हैं या हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम के नाम से जिसे जाना जाता है. तो साथियों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लासेस में जाने कि शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, शिक्षण विधियां क्या होती हैं, तो उन सभी के साथ साथ हमारी एक और चीज है जो शिक्षण में बहुत आवश्यक मानी गई है, क्योंकि बच्चे की शुरुआत में प्रारंभिक स्तर पर चीजों को समझ इतनी अच्छी नहीं होती है. तो उन समझ को आसानी से अच्छे से विकसित करने के लिए, जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में चर्चा की थी, शिक्षण कौशल जो हमारे टीचिंग स्किल्स हैं, जिसमें हम अपने कम समय, कम मेहनत, कम संसाधन और कम धन के द्वारा अधिक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाते हैं, उनको स्किल्स कहते हैं. तो उन्हीं स्किल्स में से कहीं ना कहीं एक स्किल्स ये भी था कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना, क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी विषय वस्तु बड़ी ही सरल बन जाती है, बोधगम्य बन जाती है और आसानी से उसको किसी भी प्रकार से बच्चों को, जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व वाले बालक हैं या मंद बुद्धि या विभिन्न प्रकार की उनमें अक्षमताएं हैं, उनको भी अगर हम बात करें अधिगम की, तो उसको पोषित किया जा सकता है अगर एक शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का या टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है. तो जानते हैं साथियों फटाफट से इसके बारे में डिटेल में कि शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है. तो जानते हैं इसकी जो ऑथेंटिक इसकी जो वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस है, उसके आधार पर, जिससे कि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी इससे पूर्ति हो सके. तो शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब है कि पाठ को ठीक से समझाने के लिए. जी हाँ साथियों, जब एक शिक्षक कक्षा में जाता है तो वह पाठ को, जो भी विषय वस्तु है, उसको बच्चों को ठीक से समझाना चाहता है, बोधगम्य बनाना चाहता है, ताकि बच्चे उसको ठीक से एक समझ विकसित पैदा कर सकें और उनके बारे में बता सकें. तो उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जब शिक्षक कक्षा में बच्चों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग करते हुए जब विषय वस्तु से परिचित कराता है, तो वह सभी सामग्री ही हमारी क्या कहलाती हैं? शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानी जाती हैं या कहलाती हैं. शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो भी हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है, ये एक प्रकार से हमारी सहायक तत्व हैं, ये सहायक वस्तु हैं जो शिक्षण में हमारे को सहायता कर रही हैं. इसलिए ही हमने इसको शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जाना है, जिसको इंग्लिश में कह रहे हैं टीचिंग लर्निंग एड्स या टीचिंग लर्निंग एड्स मटेरियल. जानते हैं इसको और अभी साथ ही डिटेल में. अगर हम बात करें डेंड के अनुसार, पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट्स हैं 2, इनको जानते हैं. तो डेंड के अनुसार शिक्षक सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायक होती है. मतलब इस बात से यह मायने हैं, जब कक्षा में शिक्षक शिक्षण कर रहा है तो जो भी वो चीजें उसको समझा रहा है, बोल रहा है, बता रहा है, उनको और अधिक स्पष्ट करने के लिए, उन सबके बारे में एक समझ पैदा करने के लिए हम जिन भी साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन भी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, जिन भी युक्तियों को
बच्चों के सामने दृश्य या श्रव्य रूप से शामिल कर रहे हैं, वो सभी हमारी क्या कहलाती हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं। वहीं दूसरा स्टेटमेंट है कॉर्टर ए गुड के अनुसार। जी हां साथियों, कॉर्टर ए गुड कहते हैं कोई भी ऐसी सामग्री, जी हां साथियों, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, स्टिमुलस बेस्ड किया जा सके, अर्थात बच्चे ऐसी चीजों को प्रस्तुत किया जाए कि बच्चों के संदर्भ में कि उनको देखकर वह चीजों को करने से संबंधित उनकी जागरूकता पैदा हो। तो उद्दीपन का मतलब ये होता है, उद्दीपक का मतलब ये होता है किसी भी हमारी चीज को, ऐसी वस्तु या किसी ऐसे तथ्य को, किसी भी चीज को बीच में जोड़ना, शामिल करना, जिसकी वजह से हम उस काम को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं या उत्साहित होते हैं, तो उसी को उद्दीपक कहा जाता है। उस प्रक्रिया को उद्दीपन के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवण इंद्रियों, संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, तो वह सभी सामग्री हमारी क्या कहलाती है? शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानी जाती है या कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट्स रहे साथियों। तो शिक्षण सहायक सामग्री कंक्लूजन में एक बार फिर से अगर हम बात करें तो कक्षा में शिक्षण के दौरान जो भी चीजें समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उनको और भी अधिक रोचक बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, बच्चों की उससे संबंधित रुचि और जागरूकता और उनकी एक प्रकार से बोधगम्यता, समझ विकसित पैदा करने के लिए आदि आदि उद्देश्यों के माध्यम से या उन आदि आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम जब शिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार की चीजों को शामिल कर रहे हैं और जिससे बच्चे का अधिगम स्तर भी बढ़ता चला जा रहा है, तो उसी प्रकार से उन सभी सामग्रियों को हम शिक्षण सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं। अब इनके फायदे क्या हैं तो जानते हैं, या इनके क्या उद्देश्य हैं अपने शिक्षण में उपयोग करने के। तो सहायक जो भी हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है, इसका उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं वही हमारे फायदे हैं। तो उद्देश्य कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। तो जानते हैं साथियों सहायक सामग्री का उपयोग करने के उद्देश्य। तो इसकी बात करें तो पहला उद्देश्य जानते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुरुआत यहीं से होती है, किसी भी चीज की होती है। तो उसमें अगर सबसे पहले की बात करें तो पाठ के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना तथा जिज्ञासाओं को बढ़ाना। कहने का मतलब है कि जो भी कक्षा में शिक्षण कराया जा रहा है, जो भी चीजें समझाई या बताई जा रही हैं, उसमें बच्चों की रुचि पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो और बच्चों को जानने की इच्छा पैदा हो, अर्थात वे बच्चे आगे की चीजों को जानने के लिए इच्छुक हों और उनको लगे कि हाँ हमें जानना है। तो इस प्रकार से अगर चीजें हो रही हैं तो कहने का मतलब है सहायक शिक्षक भी हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है, TLM है, वो हमारी बिल्कुल सटीक है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमारा शिक्षण सहायक सामग्री को प्रयोग किया जा रहा है। और साथ ही इससे क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने से जो कक्षा की नीरसता है वो खत्म हो जाती है। जैसे कुछ समय बाद चीजें बोरिंग होती जाती हैं, बच्चों को उसमें आनंद कम आता है या वो उबाऊ होने लगती हैं, तो उस नीरसता या उबाऊपन या बोरियस जो भी बोरिंग है, जो भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है कि बच्चों को उसमें ज्यादा आनंद नहीं आ रहा है, रुचि पैदा नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से वह भी खत्म होती है और बच्चे को कहीं ना कहीं रुचिपूर्ण, आनंदपूर्ण और जिज्ञासाओं से भरने का काम करती है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल उसमें रुचि पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, तो सिंपल सी बात है कि बच्चे इसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील बनेंगे। छात्रों को इसमें अधिक रुचि पैदा होगी तो क्या होगा, बच्चे अधिक क्रियाशील होंगे, अर्थात वे स्वतः ही उस काम को करने में रुचि लेंगे और खुद से उस कार्य को करने का प्रयास करेंगे, सीखने का, पढ़ने का, करने का। तो अर्थात शिक्षण सहायक सामग्री के आधार पर बालक क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील बनते हैं। यह उद्देश्य क्या है, बच्चों को क्रियाशील बनाना। शिक्षक इसकी सहायता से शिक्षण अधिगम को क्या बना सकता है, रोचक बना सकता है, आकर्षक बना सकता है और प्रभावशाली बना सकता है या बनाता है। बिल्कुल साथियों, और जानेंगे इसके उद्देश्य। TLM के माध्यम से बच्चों की सीखने की गति में सुधार होता है। जी हां साथियों, TLM में शॉर्ट में इसको बोलूंगा क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है उसको शॉर्ट में TLM के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं बार बार TLM इसको कॉल्ड करूंगा। तो TLM से क्या होता है, बच्चे की सीखने की गति में सुधार होता है, या क्या उद्देश्य है, बच्चों की सीखने की गति में सुधार करना। जटिल विषयों को भी सरल या जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, कराई जा रही हैं, उनको है वो हो सकता है वो कठिन हो, तो उसको भी सरल बनाने का कौन काम करता है, हमारा TLM करते हैं। तो TLM के माध्यम से हमारी विषय वस्तु को या कठिन विषय वस्तु को या जटिल विषय वस्तु को भी सरल या सरस बनाने में
मदद मिलती है, या ये एक उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं जो भी हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है इस प्रकार की हो कि बच्चों को उसमें सरलता का भाव पैदा हो। अगली विशेषता है बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। बिल्कुल इस प्रकार से वस्तुओं को, तथ्यों को, बातों को रिप्रेजेंट करना कि जिससे बच्चों को उसमें आनंद की प्राप्ति हो। आनंद से मतलब शिक्षा में इसी बात से है कि बच्चों को उसमें रुचि पैदा हो, जिज्ञासा का भाव पैदा हो और उनको निश्चित तौर पर पुनर्बलन मिलना चाहिए, अर्थात उनको उसको करने से उनके आगे के लिए और मोटिवेशन, इच्छाएं भी पैदा होनी चाहिए। अगली विशेषता है बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता हो। बिल्कुल साथियों, ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि बच्चे की एक प्रकार से इस प्रकार की क्षमता पैदा हो कि वो उसमें कंसंट्रेशन कर सके और आगे की चीजों को जानने की भी इच्छा पैदा हो, अर्थात उसका ध्यान केंद्रित हो सके और जो भी उसकी इंद्रियां हैं, जो भी इसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उनको प्रयोग करते हुए अधिगम का स्तर उच्च स्तर तक जाना चाहिए। और क्या है इसके उद्देश्य? इसकी सहायता से शिक्षक को किसी भी विषय को समझाने में समय की बचत होती है या समय की बचत करता है। बिल्कुल साथियों, शिक्षण सहायक सामग्री के माध्यम से क्या होता है, कठिन से कठिन वस्तु भी सरल हो गई। तो कहने का मतलब है ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समय भी बचेगा, परिश्रम भी कम करना पड़ेगा और यही हमारे कौशल भी हैं। तो कौशल का मतलब ये है कि कम समय, कम जो है हमारे संसाधन और हमारे कम ऊर्जा के आधार पर भी हम अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति करें। तो बिल्कुल शिक्षण सहायक सामग्री हमारे क्या करती है, शिक्षण का भी जो है समय बचाती है, ऊर्जा बचाती है, परिश्रम कम करना पड़ता है और उद्देश्य की पूर्ति अधिक से अधिक होती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री कहीं ना कहीं यानी कि टीएलएम भी हमारे क्या करती है, समय, ऊर्जा और हमारी संसाधन कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार की चीजों की जो है खपत कम करती है। शिक्षक को इसमें कहीं ना कहीं सुलभता होती है और बच्चे भी अधिक से अधिक सीखते हैं। इसी उद्देश्य के लिए भी कहीं ना कहीं इसको लगाया गया है। शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। बिल्कुल साथियों, इसके आधार पर जो बच्चे चीज़ों को काफ़ी समय में सीखते हैं या सीखने में लगभग किसी बच्चे को अगर किसी चीज़ को समझने में लगभग 1 घंटा लगता है, अगर शिक्षण सहायक सामग्री या टीएलएम का उचित प्रयोग किया जाए तो वही चीज़ें एक समय बाद या आसानी से, या अगर बच्चे में थोड़ा बहुत भी उसको ठीक से समझाया जाए तो वही चीज़ आधे घंटे पर भी आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे बालक के व्यवहार में परिवर्तन आता है, जल्दी से सकारात्मक रूप से परिवर्तन भी आता है। इसके माध्यम से तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि छात्रों को भी उनकी योग्यता अनुसार शिक्षा मिलती है या चीजें उपलब्ध हो पाती हैं। क्योंकि कुछ बच्चों की क्या है, कुछ बच्चे हो सकता है मंद बुद्धि हैं तो उनकी सीखने की क्षमता थोड़ी सी प्रभावित होगी, तो कहीं ना कहीं इसके माध्यम से वो भी सीखने में तत्पर हो पाते हैं, उनको भी उनकी उद्देश्य की पूर्ति हो पाती है, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। और वहीं जो तीव्र बुद्धि बालक हैं उनको आगे के लिए सोच, एक अपसारी चिंतन करने की योग्यता पैदा होती है, या अपसारी चिंतन करने पर जो उनके मन में सवाल आते हैं, जो भी क्वेश्चनिंग्स उनके मन में पैदा होती हैं, उनके भी कहीं ना कहीं उत्तर मिल पाते हैं, क्योंकि वो उनको रिलेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए, उनके साथ संबंध स्थापित करते हुए अपने चिंतन को एक मूर्त रूप दे पाते हैं। और क्या होता है इससे बालक का ध्यान अध्ययन की ओर केंद्रित होता है। यही उद्देश्य हुआ, यही इसके लाभ हुए। उद्देश्य और लाभों को हमने एक साथ ही कनेक्ट करके जोड़ दिया है क्योंकि बातें लगभग एक ही होती हैं। और क्या होता है इसका उद्देश्य या इसका क्या लाभ है? इससे हम अमूर्त पदार्थों को भी मूर्त रूप दे सकते हैं। अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देने से मतलब इस बात से है कि जो नियम हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको हम एज ए कॉन्क्रीट यानी कि उदाहरण के आधार पर उसको पेश कर सकते हैं। किसी भी नियम को समझाने से बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बालक का जो चिंतन है वो कैसा होता है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ना कि अमूर्त से मूर्त की ओर। तो जब नियमों को समझाया जाता है तो बच्चे अक्सर कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। तो उन कठिनाई से बचने का यही तरीका है कि नियमों के साथ अगर हम कुछ मूर्त वस्तुओं को प्रस्तुत कर देते हैं तो बच्चे आसानी से उसको समझ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो टीएलएम है वो अमूर्त जो संकल्पना है इनको भी मूर्त रूप देने का काम करते हैं। और क्या होता है टीएलएम से? हमारा टीएलएम के माध्यम से बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। बच्चे क्या कर पाते हैं? निरीक्षण कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, देख करके उनमें अंतर करना, उनमें जो भी डिफरेंसेस हैं उनको देखना आदि, और उनमें विभिन्न प्रकार की अन्य क्रियाओं को भी कर पाते हैं। निरीक्षण का मतलब आप सभी समझते हैं, किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में विभिन्न पक्षों पर चिंतन करना ही निरीक्षण की प्रक्रिया कहा गया है, जिसमें खुद से हम प्रेजेंट होकर किसी वस्तु का पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, तत्पश्चात विभिन्न
गुणधर्मों पर, सभी पर चिंतन करते हुए एक निष्कर्ष निकालने का काम करते हैं, वही हमारा निरीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें जब बच्चों को TLM उपलब्ध कराए जाते हैं तो बच्चे पहले उनका अवलोकन करते हैं और फिर उनका निरीक्षण करते हुए उनके बारे में एक अपनी स्पष्ट अवधारणा का निर्माण करते हैं। अगली विशेषता, छात्र से मानसिक विकास में, वो छात्र के मानसिक विकास में सहायता मिलती है। बिल्कुल साथियों, क्योंकि जब चीजें अमूर्त रूप को मूर्त रूप भी मिल जाए तो कहीं ना कहीं जब दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो निश्चित तौर पर जो सीखने का स्तर, अधिगम का स्तर बढ़ता चला जाता है। जो हमारी तर्क करने की क्षमता है, स्मृति है और हमारी विभिन्न प्रकार की जो भी मानसिक प्रक्रिया है उनके पोषण होता है। और जब इन सभी का पोषण होता है तो निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप से बालक का मानसिक विकास होता चला जाता है। अगला है, बालक के मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास भी होता है। बिल्कुल साथियों, क्योंकि जब बालक का, हमने पहले भी बताया है अपने वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के चैप्टर में भी, CDP में भी समझाया था कि जब बालक का एक पक्ष विकास विकसित हो जाता है तो निश्चित तौर पर अन्य पक्ष भी उसके प्रभावित होते हैं, क्योंकि विकास का एक पक्ष सदैव दूसरे पक्ष को सहयोग करता है। जब शारीरिक होगा तो निश्चित तौर पर मानसिक होगा, और जब मानसिक होगा तो मानसिक के आधार पर ही हमारा सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, क्रियात्मक सभी प्रकार के विकास कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, क्योंकि विकास का एक पक्ष सदैव दूसरे पक्ष को सहयोग करता है, क्योंकि विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें ये क्रम से चलती है। तो बिल्कुल साथियों, जब बालक का मानसिक विकास होगा तो ऑब्वियसली उसका सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक आदि आदि अन्य पक्ष भी विकसित होंगे। तो हमने साथियों अभी तक इसमें इतना जाना कि शिक्षण सहायक सामग्री या TLM किसे कहते हैं और इसके उद्देश्य या इसके क्या लाभ हो सकते हैं। अब हमारे एग्जाम में यहां तक तो बस एक अप्रोच है इसको जानने की, इसमें से क्वेश्चंस अक्सर बन जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे बनते हैं हमारे शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार में से। जितने भी हमारे प्रकार हैं शिक्षण सहायक सामग्री के, इसके अंतर्गत इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारे कितने प्रकार हैं। तो जानते हैं साथियों, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ TLM। बिल्कुल साथियों, सबसे ज्यादा इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे CTET में जनरल इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दृश्य सामग्री इनमें से कौन सी है, श्रव्य सामग्री कौन सी है और दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है। लेकिन KVS हमारा एग्जाम थोड़ा सा पेडागोजी उसमें डिटेल है, थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस लेवल के आते हैं, इसलिए हम अपनी इस क्लास में ना कि सिर्फ इतना जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें हमारी दृश्य सामग्री में आती हैं, कौन सी श्रव्य में और कौन कौन सी दृश्य श्रव्य में। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि इन्हें क्यों कहा गया है, कौन कौन सी चीजें हमारी इनके अंतर्गत आएंगी, साथ ही जो हमारी जितने भी प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री हैं उन सभी के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या होता है और किस प्रकार की चीजें इसमें शामिल होती हैं और किस प्रकार से ये हमारे शिक्षण में लाभदायक सिद्ध होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा CTET और KVS दोनों को ही ओरिएंटेड हो गया और अर्थात ये दोनों का ही पोषण करने का काम करेगी हमारी आज की इस क्लास में। तो हम जानते हैं साथियों शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो ये 3 प्रकार की होती है साथियों, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और तीसरी है दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य का मतलब जो दिखाई दे, जिनको देखा जाता है, विजुअल हो गया, ठीक है। दूसरा है श्रव्य, जो हमारी सुनाई दे, यानी कि जो हमारी ऑडियो से कनेक्टिंग है या ऑडियो से रिलेटेड है, जिसको सुना जा सके। और तीसरा है दृश्य श्रव्य, यानी कि जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। तो इस प्रकार से हमारे शिक्षण सहायक सामग्री के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन हमें इतना तो समझ में आ जाता है, लेकिन कंफ्यूजन होता है जब इसके एग्जांपल्स आते हैं और हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि दृश्य में जाएगी या श्रव्य में या दोनों वाले पार्ट में, यानी कि तीसरे वाले प्रकार में जाएगी। तो एक एक को बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। तो पहला है हमारा दृश्य सहायक सामग्री। बिल्कुल साथियों, विजुअल एड्स मटेरियल है हमारा पहला। तो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार में पहला है दृश्य सामग्री। दृश्य से मतलब है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। देयर आर 5 ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स इन अवर बॉडी, जिसमें हमारे आंख आती है, कान आता है, त्वचा आती है, जीभ आती है और हमारे नाक आती है, जिसमें हमारा ये 5 सेंसरी ऑर्गन है, जिसके आधार पर हम अपने वस्तुओं को देखते हैं, अपने आसपास की चीजों को सूंघकर पहचानते हैं, सुनकर पहचानते हैं, छूकर पहचानते हैं या टेस्ट करते हुए चीजों के बारे में जानते हैं। तो इस प्रकृति में हम जिस चीज के बारे में भी कुछ भी जानते हैं, सोच समझ विकसित पैदा करते हैं, वो सब इन्हीं 5 ऑर्गन्स के बेसिस पर करते हैं। तो जिसमें से हमारा पहला है दृश्य सहायक सामग्री। बिल्कुल, इसको हम कहेंगे दृश्य सामग्री या विजुअल एड्स के नाम से भी इसको पुकार सकते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जब टीचर के द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाए
जिसको बच्चे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। बिल्कुल साथियों, प्रत्यक्ष रूप से देखना यानी कि जब हम अपनी आंखों का प्रयोग करते हुए जब किसी भी वस्तु को देखते हैं और उसके आधार पर प्रत्यक्षीकरण करते हुए उसके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट मेकिंग करते हैं, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट मेकिंग होती है, हम चीजों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो उस प्रकार की हमारी सभी सामग्री दृश्य सामग्री यानी कि विजुअल एड्स के नाम से जानी जाती है। तो दृश्य सहायक सामग्री, जिसे अंग्रेजी में विजुअल एड्स भी कहते हैं, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से देखना। यह ऐसी सामग्री है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, चलिए, यानी कि जिनमें से आंखों का प्रयोग किया जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री मानी जाती है, क्योंकि इस प्रकार की सामग्री द्वारा आंखों से देखकर वस्तु के वास्तविक गुणों की पहचान की जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो है टीएलएम में जो भी हमारे दृश्य सामग्री है, जिसमें हम चीजों को देखते हैं अपनी आंखों से और उसके बाद उसका प्रत्यक्षीकरण करते हुए, प्रत्यक्षीकरण का मतलब ही होता है देखना, किसी भी चीज को जब विशेष रूप से हम ध्यान आकर्षित करते हुए देखते हैं तो वो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। और उसी के आधार पर जो भी हम अपनी कॉन्सेप्ट मेकिंग करते हैं, जो भी हमारी प्रक्रिया है वो होती है, तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर जो हमारी सोच पैदा होती है वो काफी हद तक प्रबल और मजबूत एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जो हमारे लिए आसानी से किसी भी चीज के लिए समझ या बोधगम्य बनाती है। इसका प्रयोग शिक्षक हमेशा करते हैं। बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली, एक शिक्षक के द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों में सबसे ज्यादा जो शामिल होती है वो दृश्य सामग्री ही होती है। ये दिन प्रतिदिन, हर दिन लगभग हर शिक्षक के द्वारा प्रकार की जाती है। किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई ऐसा मीडियम जरूर प्रयोग होता है दिन प्रतिदिन से, मतलब हर जब भी कक्षा होती है, जब भी शिक्षण होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी दृश्य सामग्री निश्चित तौर पर शामिल होती है। दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत सामग्री कौन कौन सी आती है? बिल्कुल साथियों, तो जानते हैं इसको। ये सारे वो हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें। हालांकि आपको पीडीएफ हमारी टॉपिक वाइज मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अगर आपने वो टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हमारे हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। जो क्लास हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सेम यही पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में शेयर की जाती है, जिसमें कि आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चाहें तो उसका प्रिंट निकाल कर अपने नोट्स फाइल में उसको सेव करके रख सकते हैं। तो जानते हैं साथियों, दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी आती है। अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी एक दृश्य सामग्री नहीं है, तो इनमें से कौन एक विजुअल एड्स नहीं है या है। तो जानते हैं एक बार पहले उन सभी के नाम, फिर जानेंगे एक एक को डिटेल में ये क्या होता है। तो पहला है हमारा श्याम पट्ट। जी हाँ साथियों, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है उसको हमने दृश्य सामग्री में रखा है। किसमें है? ये हमारी एक दृश्य सामग्री है। जो हमारे चित्र होते हैं जो भी हमारे, वो भी हमारे दृश्य सामग्री है। और क्या है? हमारे जो चार्ट्स पेपर होते हैं, चार्ट बनाते हैं हम, वो दृश्य सामग्री है। जो ग्राफ्स होते हैं किसी भी चीज के संदर्भ में, नक्शा या मानचित्र या मैप जिसे कहते हैं, वो हमारी दृश्य सामग्री है। वास्तविक पदार्थ यानी कि जब कभी हम किसी वस्तु को ही दिखा देते हैं, अगर ऐसी कुछ वस्तु है जिसको कक्षा में ले जाया जा सकता है, आसानी से, इतनी आसानी से उपलब्ध हो सकती है कि उसको कक्षा में भी ले जाया जा सके, तो उस प्रकार से भी हम कई बार शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हैं, तो हमारे वास्तविक पदार्थ कहलाते हैं। नमूने या किसी चीज का मॉडल भी बनाया जाता है जब ये मुमकिन ना हो कि चीजों को कक्षा में ले जाया जा सके या हमारे आसपास वो चीज उपलब्ध नहीं है, तो उसके हम नमूने या मॉडल के आधार पर भी इनको बच्चों को दिखाया जाता है। रेखा चित्र या स्केचेस भी बनाए जाते हैं जब किसी भी चीज का कोई चित्र ही ना हो, कोई चार्ट या ग्राफ भी ना हो, हमारे पास मानचित्र भी ना हो, तो हम उस स्थिति में उसके संदर्भ में स्केचेस का निर्माण करके भी बच्चों को अवगत कराते हैं। बुलेटिन बोर्ड होता है। शुरू परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर भी हमारा एक दृश्य सामग्री, इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर को कुछ लोग समझते हैं कि ये दृश्य सर्वे सामग्री है, लेकिन ये नहीं, ये एक दृश्य सामग्री है। अभी ये होते क्या है, अभी हम अपने आगे इसी क्लास में अभी एक एक को डिटेल में जानेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला है संग्रहालय या म्यूजियम जिसे कहते हैं। समाचार पत्र है हमारा, न्यूज़पेपर, ग्लोब है, पोस्टर या कार्टून पोस्टर जो होते हैं वो भी हमारी दृश्य सामग्री है। भित्ति चित्र यानी कि जो वॉल पेंटिंग की जाती है, देखा होगा अपने स्कूल में भी होती है। समाचार पत्र भी हमारा दृश्य सामग्री है। और जो हमारे स्लाइड्स हैं ये सभी हमारी दृश्य सामग्री है। एक बार पुनः इनका नाम जान लेते हैं कि किन किन को हम अपनी दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखते हैं। श्याम पट्ट, चित्र, चार्ट, ग्राफ, नक्शा या मानचित्र, वास्तविक पदार्थ, नमूने या मॉडल,
रेखा चित्र या स्केचेस, बुलेटिन बोर्ड, सर्वोपरि परिक्षेपक या ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP, संग्रहालय या म्यूजियम, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर, ग्लोब, पोस्टर एवं कार्टून पोस्टर, भित्ति चित्र या वॉल पेंटिंग, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर एंड स्लाइड्स। तो ये सभी हमारी दृश्य सामग्री हैं, इतना सभी को पता होना चाहिए। अब जानते हैं साथियों एक एक करके इन सभी के बारे में डिटेल में। तो पहला है हमारा श्याम पट्ट, जिसे हम ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं। साथियों वर्तमान में हमारा जो ब्लैक बोर्ड है वो व्हाइट कलर का या ग्रीन कलर का भी यूज किया जाता है, लेकिन अब इसका रंग से कोई मतलब नहीं है। लेकिन कभी प्राचीन समय में इसका रंग काला ही हुआ करता था, तो इसलिए इसको श्याम पट्ट के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब इसके कोई क्वालिटी के आधार पर नाम नहीं है, अब ये इसके संज्ञा बन चुकी है। पहले ही इसका कहीं ना कहीं विशेषता थी, तो अब एक नाम है श्याम पट्ट। तो श्याम पट्ट का मतलब ब्लैक बोर्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम श्याम पट्ट में शामिल नहीं करेंगे या उसको श्याम पट्ट नहीं बोला जाएगा। तो बोला तो उसको श्याम पट्ट ही जाएगा, रंग इट डजंट मैटर। तो श्याम पट्ट का है के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है क्योंकि शिक्षण में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला, शिक्षण सहायक सामग्रियों में जो सबसे ज्यादा प्रयोग ही किया जाता है वो ब्लैक बोर्ड ही है। तो इसलिए ही एक ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का सच्चा मित्र कहा गया है। बिल्कुल साथियों, जो श्याम पट्ट है वो एक शिक्षक का सच्चा मित्र माना गया है, क्योंकि जब कक्षा में शिक्षक शिक्षण करता है तो सर्वाधिक प्रयोग इसी का करता है। हम किसी भी अन्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करें या ना करें, लेकिन निश्चित तौर पर ब्लैक बोर्ड का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो श्याम पट्ट हमारा शिक्षक का सच्चा मित्र होता है, पहली बात। दूसरी बात, विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल हर कक्षा में आपको इसको देखने को मिल सकता है। इसका प्रयोग छात्रों को तथ्यों, शब्दों को, घटनाओं को, चित्रों को आदि को अपनी उत्तर पुस्तिका पर अंकित करने में आदि में मदद मिलती है। क्योंकि शिक्षक क्या करता है, शिक्षण के दौरान बच्चों को बोर्ड पर विभिन्न प्रकार के चित्र, शब्द, तथ्यों को, वाक्यों को लिख देता है और बच्चे उसी को देख करके फिर आसानी से अपनी नोटबुक में उनको अंकित करते हैं और बाद में उनको पुनः स्मरण करने या उनको दोबारा से रिवीजन करने में उनको मदद मिलती है। तो इसी के माध्यम से और कहीं ना कहीं बच्चों को समझने के दौरान, व्याख्या के दौरान शिक्षक को जब उनसे संबंधित चित्र या शब्द बोर्ड पर अंकित करते हैं तो बच्चे आसानी से उनके बारे में अब जो भी अपनी कॉन्सेप्ट मेकिंग है वो कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं। वहीं शिक्षक को भी इसकी सहायता से पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाने एवं गृह कार्य देने में सहायता प्राप्त होती है। तो जितना इसका लाभ एक बच्चों को है उतना ही इसका लाभ शिक्षक को भी होता है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षक जो है पूरी कक्षा को नियंत्रित कर पाता है और अधिक से अधिक जानकारी कम से कम समय में उपलब्ध करा पाता है। किसके माध्यम से? श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। तो याद रखेंगे साथियों, ब्लैक बोर्ड हमारा एक ऐसी सामग्री है, दृश्य सामग्री है, जो कि सबसे अधिक प्रयोग की जाती है, जिसको शिक्षक का सच्चा मित्र भी कहा गया है। और श्याम पट्ट कौशल आदि क्या होता है, अगर साथियों आपको वो जानना है तो ये हमारे वीडियो में ऊपर राइट कॉर्नर में लिंक आ रहा है, तो इसमें हमारे शिक्षण कौशल है की क्लास है ये, आप इसको जाके अटेंड कर लीजिए। वहां पर अच्छे से श्याम पट्ट कौशल आदि को समझाया गया है। जानते हैं अपनी अगली सामग्री, चित्र। जी हाँ साथियों, जितनी भी अब सामग्री चलेगी हमारी दृश्य ही चलेगी। तो बार बार ऐसा मैं नहीं भी बोलूं कि एक दृश्य सामग्री है, तो ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड है ये वाली बात, क्योंकि जब श्रव्य चलेगी तो फिर उसके सारे पार्ट्स जितने भी हमारी सामग्री है फिर उनको डिटेल में समझाया जाएगा। तो अगला है चित्र यानी कि इमेजेस। ये भी हमारी एक दृश्य सामग्री है। कक्षा में कई बार चित्र के माध्यम से भी बच्चों को चीजें सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। जैसा कि आप पिक्चर में नीचे देख पा रहे हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स को समझाने के लिए एक चार्ट या चित्र आदि को दिखाया जा सकता है। चित्र या चार्ट कहीं ना कहीं एक जैसे ही होते हैं, लेकिन चित्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रिंटेड हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। चार्ट कई बार हम अपने खुद हाथों से बनाते हैं, या एक चित्र एक प्रकार की प्रिंटेड सामग्री होती है, और जो चार्ट है उनको अपनी हम जरूरत अनुसार, आवश्यकता अनुसार खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो चित्र या चार्ट लगभग एक जैसी ही बात होती है। तो हम कक्षा में क्या करते हैं, कई बार विभिन्न प्रकार की चीजों को समझाने के लिए, तथ्यों को समझाने के लिए, विभिन्न पार्ट्स या ऐसी चीजों को समझाने के लिए जो आसपास हमारे उपलब्ध नहीं है, तो उनके चित्र या इमेजेस दिखा करके बच्चों को उनके बारे में अवगत कराते हैं, उनसे परिचित कराते हैं। तो ये भी एक प्रकार से हमारी शिक्षण सहायक सामग्री हुई, जो कि एक दृश्य सामग्री है। जी हाँ साथियों, तो चित्र के माध्यम से सिखाई गई बातें बच्चों को अधिक समय तक याद रहती है, क्योंकि बच्चे चित्रों को देखकर वास्तविकता में खो जाते हैं, रियलिटी में शामिल हो जाते हैं, जिसके माध्यम से उन चीजों को वो आसानी से ग्रहण कर पाते हैं, समझ पाते हैं। चित्रों को आसानी से कक्षा में दिखाया जा सकता है, इसलिए शिक्षक कक्षा में किसी भी विषय को समझाने के लिए चित्र का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पौधों के विभिन्न भाग दिखा दिए, हृदय कैसे काम करता है, किसी भी कहानी पर कुछ पिक्चर दिखा दी, बॉडी पार्ट्स दिखा दिए। तो ये सभी हमारे इस प्रकार से
टीएलएम के रूप में काम करते हैं। अगला है चार्ट। बिल्कुल साथियों, जैसा कि मैंने बताया, चित्र या चार्ट लगभग एक जैसी बात है, लेकिन चार्ट को हम कई बार अपने जरूरत अनुसार, आवश्यकता अनुसार खुद से अपने हाथों से प्रिपेयर करते हुए, ड्रॉ करते हुए बनाते हैं, उनको हम चार्ट्स कहते हैं। तो चार्ट मतलब किसी भी वस्तु को वर्गीकरण के आधार पर समझाने के लिए या वर्गीकरण के माध्यम से समझाने के लिए हम विभिन्न प्रकार से जब तथ्यों को एक पेपर पर अंकित करते हुए, छापते हुए, विभिन्न आकृति चित्रों का निर्माण करते हुए, ड्राइंग करते हुए जब उनके बारे में जानकारियों को एक पेपर पर तैयार करते हैं तो वो चार्ट कहलाता है। इसके माध्यम से भी जो हमारा चित्र का लगभग आधार है वही चार्ट का भी आधार है, यानी कि बच्चे देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से और उसके वास्तविकता में खो जाते हैं और आसानी से अपने उसके संदर्भ में समझ को पैदा कर पाते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्षीकरण ही हो रहा है। तो जैसे कि कक्षा में शिक्षक के द्वारा कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जैसे विशेषण पढ़ाई जा रही है तो विशेषण के पार्ट पढ़ा दिए, उसके बारे में डिटेल कलरफुल तरीके से उसके बारे में, उसके पार्ट्स, प्रकारों को लिखना, एग्जाम्पल्स को लिखना, संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे, इस प्रकार से जब हम उसको एक पेपर पर अंकित करते हुए, ड्रॉ करते हुए, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के चित्र या आकृतियों से जोड़ते हुए उसको शामिल करते हैं तो बच्चे को कहीं ना कहीं प्रत्यक्षीकरण का भाव पैदा होता है और उसके माध्यम से बच्चे अधिक से अधिक वस्तुओं को या तथ्यों को समझ पाते हैं। तो ये भी हमारा एक टीएलएम है, कैसा? दृश्य। अगला है पोस्टर या कार्टून पोस्टर। बिल्कुल साथियों, कई बार इस प्रकार के भी पोस्टर्स या कार्टून पोस्टर्स भी बनाए जाते हैं जिससे कि बच्चों को समझ में आ सके। तो ये भी एक दृश्य सामग्री है और आजकल हमारे शिक्षा में सबसे ज्यादा प्रयोग इन्हीं का किया जा रहा है, पोस्टर या कार्टून पोस्टर का, क्योंकि बच्चों को एनिमेटेड चीजें देखने में बड़ा आनंद आता है तो वो उनको कहीं ना कहीं खेल का एहसास कराती है। तो खेल खेल में ही कहीं ना कहीं दृश्य भी चीजें हो गई और बच्चे को अनुभूति आनंद की भी हो रही है, कहीं ना कहीं उसको खेल खेल में ही चीजें सिखाई जा रही हैं। तो ये और भी ज्यादा एक सकारात्मक रूप हुआ। तो वर्तमान समय में कहीं ना कहीं प्रयोग भी बहुत ज्यादा किया जा रहा है। तो पोस्टर, कार्टून पोस्टर की मदद से बच्चों को सही निर्देश मिलते हैं, बच्चे व्यंग तरीके से भी बच्चों को सही शिक्षा दी जा सकती है। तो बिल्कुल पोस्टर, और ये भी हमारी एक टीएलएम है, कैसा? दृश्य, जिसमें इसके बारे में और बात करते हैं। आज इसका प्रयोग समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी बहुत ज्यादा किया जाने लगा है और इसके माध्यम से बच्चों को बुरी आदत जो है उनको दूर किया जा सकता है, अच्छी आदतों को विकसित किया जा सकता है। परिवार नियोजन, जल संरक्षण, दहेज प्रथा, धूम्रपान, वनों की कटाई, धूम्रपान के अलावा जो है हमारा पर्दा प्रथा है, विभिन्न प्रकार के मुद्दों से संबंधित चीजों को इससे समझाया जा सकता है। इसमें जैसे आपके कुछ कॉमिक्स वाली चीजें भी होती हैं, कॉमिक करके भी समझाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे किस में आते हैं? कार्टून पोस्टर में ही आते हैं। तो इसके माध्यम से भी बच्चों को जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं, उनके संज्ञान विकसित किए जा सकते हैं। हमारा अगला टीएलएम है भित्ति चित्र यानी कि वॉल पेंटिंग्स। जी हाँ साथियों, अपने आसपास आपने स्कूलों में देखा होगा कि बच्चों में विभिन्न प्रकार के गणित से संबंधित, अंग्रेजी से संबंधित, हिंदी से संबंधित, यानी कि वर्णमाला, वर्णों के अक्षरों के क्रम से उनको लिखा होना, पहाड़े लिखे होना, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, महीनों के नाम, जानवरों के नाम आदि दीवारों पर, स्कूल की दीवारों पर लिखे होते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, डिफरेंट सीजन्स के बारे में वॉल पेंटिंग की गई है, विंटर, समर, रेनी, स्प्रिंग। तो इसमें क्लाइमेट्स को दिखाया जा रहा है, कपड़ों को दिखाया जा रहा है कि विंटर में कैसे कपड़े होते हैं, कैसा माहौल होता है, रेनी सीजन में किस प्रकार की स्थिति होती है, समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, मौसम की स्थिति कैसी होती है। तो कहीं ना कहीं वॉल पेंटिंग हमारी एक टीएलएम के रूप में है। बिल्कुल कैसी? दृश्य है हमारी, जिसके माध्यम से बच्चों में काफी हद तक किसी चीज की समझ पैदा की जा सकती है, क्योंकि बच्चे उनको रोज अक्सर देखते हैं। रोज रोज जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें वैसे भी याद होने लगती हैं और उनके माध्यम से हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी आसानी से बन पाता है, या बच्चों का जो भी कॉन्सेप्ट मेकिंग है, लर्निंग है, वो भी प्रभावित होगी। जैसा कि आप एक और वॉल पेंटिंग में देख रहे हैं कि शंकु, सर्पाकार, जबकि एक ड्राइंग बनाई गई है किसी गुड्डा या गुड़िया जैसी, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार की जो भी हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनको समझाने का प्रयास किया गया है इसी के माध्यम से। तो देखिए खेल खेल में या अचानक से बच्चा देखेगा, देखते देखते उसको ये भी समझ में आ गया 90 डिग्री का कोण कौन सा है, आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, व्रत किसे कहते हैं, अर्धव्रत किसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से वॉल पेंटिंग भी एक प्रकार का अच्छा टीएलएम माना गया है। और जो भी हमारे सभी स्कूल्स होते हैं, जो प्राथमिक स्तर की जो विशेषकर कक्षाएं होती हैं, उनमें विभिन्न प्रकार की वॉल पेंटिंग्स की जाती हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार की चीजों से परिचित या अवगत कराया जाता है। अगला है ग्राफ। बिल्कुल साथियों, कई बार विभिन्न प्रकार की चीजों को पढ़ाने के लिए
शिक्षक के द्वारा ग्राफ पेपर भी यूज किए जाते हैं या ग्राफ भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि भोजन को समझाया गया है कि 50% ये, 5% ये, 50% ये, 30% ये। अगर आपको एक हेल्दी डाइट चाहिए, जैसे आप स्वस्थ रहें, तो इस प्रकार की चीज़ें इतनी इतनी % होनी चाहिए, या भोजनों का डिवाइडेशन किया जाता है, या विभिन्न प्रकार में कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी % हैं। इन सब चीज़ों को समझाने के लिए कितने लोगों की क्या पसंद है, कितने लोगों की क्या चीज़ पसंद है, इस प्रकार की तथ्यों को संबंधित जानकारियों को देने के लिए, समझाने के लिए शिक्षक के द्वारा कक्षा में ग्राफ का भी यूज़ किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों को आनंद भी आता है, उसमें कुछ नया डिफरेंट भी होता है, बच्चों की नीरसता का भाव भी कम होता है और बच्चे आसानी से उन चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं, अपना जो भी है कॉन्सेप्ट मेकिंग कर पाते हैं। तो ग्राफ बिल्कुल निश्चित तौर पर एक शिक्षक ग्राफ का प्रयोग तभी करता है जब उन्हें किसी भी तथ्य के बढ़ते या घटते स्वरूप को दिखाना हो, किसी भी चीज़ के डिफरेंट जो भी % हैं, प्रोपोर्शंस हैं, उनके बारे में जानकारी देते हुए उनको समझाना हो, तो कहीं ना कहीं ग्राफ पेपर का प्रयोग अगर किया जाता है तो बच्चे उनको आसानी से समझ पाते हैं, उनके बारे में आसानी से चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं। जैसे कि भूगोल में, इतिहास में, गणित में, विज्ञान जैसे विषयों में ग्राफ का प्रयोग करते हुए काफ़ी हद तक अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति की जा सकती है या बच्चे का अधिगम स्तर को बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी एक TLM है, कैसा दृश्य। अगला है मानचित्र या मैप्स। बिल्कुल साथियों, तो मानचित्र का भी बड़ा स्थान है, जैसे कि हमारे भूगोल में किसी भी प्रकार की जानकारी को, स्थान को, क्षेत्र को, या किसी भी जो भी हमारी भौगोलिक स्थितियां होती हैं उनको समझाने के लिए मानचित्र का कई बार प्रयोग किया जाता है, और कई बार के अक्सर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर भूगोल से संबंधित तथ्यों की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे बालक आसानी से तथ्यों को स्थान के साथ, क्षेत्र के साथ जोड़ते हुए इनके बारे में अपने स्कीमा में सोच विकसित पैदा कर पाते हैं और उनमें समायोजन कर पाते हैं और आदि आदि क्षमताएं पैदा होती हैं। तो बिल्कुल मानचित्र भी हमारा एक TLM है। कैसा TLM है? हमारा एक दृश्य, हमारा एक सामग्री है जो कि हमारे शिक्षण में एक सहायता करता है बच्चों को समझ पैदा करने में। अगला है ग्लोब। ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब भी एक TLM है हमारा। कैसा TLM है? दृश्य है, जिसमें कि क्या होता है, किसी भी स्थान या जो भी हमारे आसपास की भौगोलिक स्थिति हैं उनके बारे में समझाने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी तो साथियों हमने पिछली वाले बिंदु में बात किया था मानचित्र, लेकिन मानचित्र और ग्लोब में कुछ अंतर होता है। मानचित्र कागज पर, समतल पर किसी भी चीज के बारे में जानकारी दी गई होती है, लेकिन ग्लोब कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करता है कि जैसे कि 2D और 3D, यानी कि जब आपको किसी बॉक्स को दिखाया जाए और किसी बॉक्स को पेपर पे बनाया जाए तो कहीं ना कहीं समझने में, देखने में आपको अंतर आता है। तो उसी प्रकार से ग्लोब कहीं ना कहीं हमारे किसी भी क्षेत्र के, किसी भी स्थान की सापेक्ष दूरी और जो भी स्थितियां हैं उनके बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी जो करा पाता है वो ग्लोब कर पाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, कहीं ना कहीं उसका एक छोटा सा नमूना हो गया। तो जब किसी चीज का नमूना दिखाया जाता है और उसको पेपर पे ड्रॉ किया जाता है तो नमूना ज्यादा हमारा प्रभावी माना गया है। तो मानचित्र अपनी जगह ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रभावी और अच्छा हमारा माना गया है ग्लोब को। तो क्योंकि ग्लोब हमारा एक प्रकार से विभिन्न और भी चीजों को, ऐसे के अन्य चीजों के बारे में भी, उन प्रकार की या उन बिंदुओं को भी शामिल करता है या जोड़ता है जो कहीं ना कहीं मानचित्र में छूट जाते हैं। तो ग्लोब भी निश्चित तौर पर हमारा एक TLM है। कैसा? दृश्य सामग्री है, जो कि क्या है, जिससे हम किसी भी पृथ्वी की या किसी भी क्षेत्र की या स्थान की, देश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और पृथ्वी की आकृति के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में जो भी उसके गोलार्ध हैं, अक्षांश हैं, देशांतर हैं, जो भी रेखाएं हैं, जो भी हमारा टाइमलाइन है, नदियां हैं, महाद्वीप हैं, पर्वत हैं, महासागर हैं और हमारे देशों की जो सीमाएं हैं, इन विभिन्न प्रकार की जानकारियों को ग्लोब के माध्यम से बच्चों को आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। अगला है वास्तविक पदार्थ। कई बार साथियों अगर वस्तुएं, जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं हमारे कक्षा में, अगर उनसे संबंधित वस्तुएं अगर अवेलेबल हैं हमारे पास तो उनको हम दिखा देते हैं, और नहीं भी हैं तो उनसे संबंधित कुछ आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से वस्तुओं का निर्माण करके भी बच्चों को कक्षा में शिक्षण के दौरान उन बिंदुओं से संबंधित चीजों को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो जब कक्षा में शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए जिनको बच्चा देख सके, खुद से छू कर भी उनको देखा जा सके, तो उनको ही वास्तविक पदार्थ कहते हैं। बालक जब पदार्थों को छू कर देखता है तो फिर उनका निरीक्षण करता है और फिर परीक्षण करता है, तो इससे कहीं ना कहीं और भी अच्छी एक समझ पैदा होती है, जिससे बालक की ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है, साथ ही साथ उनके सोचने, समझने, अवलोकन की शक्ति का भी
बहुत तेज गति से विकास होता है, क्योंकि जितने ऐसा कहा गया है बहु इंद्रिय ज्ञान अधिक सक्रिय होता है, अर्थात किसी भी काम को करने में जितने ज्यादा हमारे सेंसरी ऑर्गन अधिक यूज होते हैं उतना ही वो से संबंधित हमारा ज्ञान, जो भी हमारी जानकारियां हैं उतनी अधिक स्थायी होती हैं, हमारे स्मृति में लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो जैसे कि हम शरीर के विभिन्न अंगों को, पार्टों को नहीं दिखा सकते रियल में, तो उनके कुछ नमूने या आर्टिफिशियल जो भी मार्केट में मोम के, मिट्टी के या क्ले किसी भी चीज के बनाए हुए, प्लास्टिक के बनाए हुए कुछ नमूने होते हैं, जिनको कक्षाओं में जब दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो वास्तविक पदार्थ हैं। कई बार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो वास्तव में इतनी छोटी हैं या इनको आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, तो उनको भी दिखाया जा सकता है। तो उस प्रकार की सभी सामग्री हमारी किस में जाएगी? टीएलएम ही होगी। बिल्कुल कैसी जाएगी? दृश्य सामग्री में जाएगी। अगला है नमूने। बिल्कुल साथियों, जब किसी चीज को कक्षा में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता या उसका भौतिक रूप से वो हमारे आसपास अवेलेबल नहीं है या उस चीज के संदर्भ में कोई भौतिक रूप उसका नहीं है, तो उसको समझाने के लिए कई बार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को प्रयोग करते हुए आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से उस प्रकार की चीजों को अपने किसी कागज पे या विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हुए उनको तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से उस तथ्य को, उस बिंदु को, उस विषय वस्तु को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? नमूने। तो ये भी हमारी एक दृश्य सामग्री है, एक टीएलएम है, जिसके माध्यम से वस्तुओं को, जो वस्तुएं उपलब्ध ना हो उनके बारे में भी बच्चों को जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो जब वास्तविक पदार्थ को क्लासरूम में नहीं लाया जा सकता है या उसका आकार इतना बड़ा होता है या वह उपलब्ध ही नहीं होता है, तब उसकी जगह उसके नमूने या मॉडल तैयार किया जाता है और फिर बच्चों को कक्षा में दिखाया जाता है, जिससे बालक को उसके संबंध में आसानी से समझाया जा सके और उनमें समझ पैदा हो। जैसे कि जल चक्र की प्रक्रिया का कोई स्वरूप नहीं है, उसको बिल्कुल भी हम भौतिक रूप से नहीं दिखा सकते, तो उसके संदर्भ में नमूने या मॉडल तैयार किए जा सकते हैं और उसके संदर्भ में उनको समझ पैदा कराई जा सकती है या उनको समझाया जा सकता है। उसी के साथ में जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है या प्रक्रिया है या कुछ चीजें हो भी सकती हैं, उनका भौतिक स्वरूप भी है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि उनको कक्षा में प्रदर्शित किया जा सके। तो उस परिस्थिति में भी उनके नमूने या मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, जो कि हमारा कैसी सामग्री हुई? एक दृश्य सामग्री कहलाती है। अगला है रेखा चित्र या स्केचेस। कई बार साथियों किसी वस्तु का ना तो हमारे पास चित्र होता, ना मानचित्र होता, यानी कि ना मैप है, ना कोई पिक्चर है, ना हमारे पास मॉडल है। तो ऐसी स्थिति में भी, या हमारे पास अभी संसाधनों की कुछ कमी है लेकिन हम उससे संबंधित समझ रखते हैं, तो कई बार शिक्षक ऐसी परिस्थिति में क्या करता है? बोर्ड पर ही उसको ड्रॉ करके समझा सकता है। तो उसी प्रकार से जब हम किसी चीज को बोर्ड पे ड्रॉ करके उसका चित्र बनाते हैं, बोर्ड पर ही उसको एक शेप दे देते हैं, एक उसको ड्रॉ करने का काम करते हैं, तो वो सब हमारे रेखा चित्र या स्केचेस कहलाते हैं, जिसके माध्यम से भी बच्चों को कुछ ना कुछ प्रत्यक्षीकरण की क्षमता का या प्रत्यक्षीकरण का भाव की पूर्ति की जा सकती है। तो रेखा चित्र की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें किसी भी वास्तविक पदार्थ, मॉडल या मानचित्र हमारे पास नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक क्या करता है? ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर ही रेखा चित्र या स्केचेस बना देता है, जिसके माध्यम से बच्चे उसको समझ लेते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, विभिन्न जानवरों के चित्र बना रखे हैं, नक्शा बनाया हुआ है विश्व का बोर्ड पे। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है मानचित्र हो तभी हो, अगर थोड़ा सा हमारे अंदर अगर ड्राइंग से संबंधित कौशल अच्छा है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उसको बोर्ड पर उसको स्केच के फॉर्म में ड्रॉ करते हुए भी उनसे चीजों से परिचित कराया जा सकता है। निश्चित तौर पर ये एक दृश्य सामग्री या टीएलएम के रूप में इसको जाना जाएगा। तो भारत का नक्शा बना दिया, किसी भी राज्य को दिखाना, उसमें किसी भी महापुरुष या नेताओं के चित्र बना करके उनके बारे में बताना, किसी जानवर, पशु, पक्षी का चित्र बनाकर उनके बारे में बताना, आदि आदि इस प्रकार से चीजें इसमें शामिल की जा सकती हैं। निश्चित तौर पर ये टीएलएम कैसा होगा? दृश्य सामग्री होगा। अगला है हमारा बुलेटिन बोर्ड। ये बहुत पूछा जाता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार का, एक हमारे शिक्षण व्यवस्था में एक प्रकार का एक बोर्ड होता है जो टंगा होता है और बच्चे जो भी चीजें बनाते हैं, करते हैं, या कई बार शिक्षक बनाते हैं और वहां पर उनको अटैच कर देते हैं। आगे पीछे बच्चे किसी भी प्रकार से जब भी घूमते फिरते निकलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बार बार उनकी उन पर नजर पड़ती है और उनसे संबंधित चीजों को कहीं ना कहीं समझ पाते हैं, उनकी बोधगम्यता क्षमता विकसित होती है। तो बुलेटिन बोर्ड एक प्रकार का बोर्ड होता है जिसपे विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज बेस्ड जो भी कार्य किए गए हैं उनको उस पे टैग कर दिया जाता है, टांग दिया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चे विभिन्न प्रकार की चीजों को समझ पाते हैं। तो बुलेटिन बोर्ड वह बोर्ड होता है जहां बालक देश की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में चित्र, डायग्राम, आकृति, लेख या आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं
और इन्हीं के आधार पर बच्चे और शिक्षक दोनों प्रकार से उनको उसमें शामिल होते हुए विभिन्न प्रकार की चीजों को समझ पाते हैं। बुलेटिन बोर्ड जो है शिक्षक एवं बालक दोनों के लिए उपयोगी शामिल होता है और शिक्षक एवं बालक द्वारा जो भी प्राप्त सामग्री है उसको बुलेटिन बोर्ड में दिखाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी एक्टिविटी की जा रही है और वो जो भी अगर लगता है कि ये बच्चों को सीखने में, समझ में पैदा करने में लाभदायक सिद्ध हो सकती है तो उसको उस बोर्ड पर टांग दिया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों को आगे की चीजों को समझाने में उनकी क्या होती है, लाभदायक सिद्ध होती है। तो उसी को बुलेटिन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला है सिरो परिप्रक्षेपक ओवरहेड प्रोजेक्टर। जी हाँ साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आज की क्लास का बिंदु। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कंफ्यूजन है कि लोग सोचते हैं या बच्चे अक्सर समझते हैं कि ये एक दृश्य सर्वे सामग्री है, लेकिन याद रखना साथियों, ये सिर्फ एक दृश्य सामग्री, इसमें सिर्फ दिखाई देता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऑडियो नहीं होती है। कई बार क्या होता है साथियों, हम कक्षा में कुछ भी ऐसी चीज लेके जाते हैं, चित्र लेके गए, चित्र या हमारा कोई भी पोस्टर ही हम लेके गए, लेकिन कक्षा बहुत बड़ी है, हर बच्चे के पास एक एक सीट पर लेकर नहीं जा सकते या एक एक बच्चे को दिखा करके तो उसको नहीं समझा सकते, तो हमें एक साथ सारे बच्चों को उसके बारे में, चित्र के बारे में दिखाते हुए कुछ समझाना है। चित्र बहुत छोटा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो ऐसी परिस्थिति के लिए हमारा OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर लाभदायक सिद्ध होता है। ये एक प्रकार का, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हैं, प्रिंटर जैसा होता है, इसमें ग्लास होता है, लेकिन ऊपर एक प्रोजेक्शन लाइट होती है जो आगे दीवार पर या स्क्रीन पर पड़ती है। तो जो भी हमारा उसका प्रिंटर जैसे ग्लास पर, रचना पर हम चित्र रखते हैं तो वो प्रोजेक्शन करता है और दीवार या स्क्रीन पर उसका बड़ा साइज में वही चित्र दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो बस इसका सिर्फ इतना काम होता है, इसको कोई कंप्यूटर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, बस उस ग्लास पर हम जो भी चित्र रखते हैं वही चित्र हमारा दीवार या स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हो जाता है एक बड़े रूप में, जिसके माध्यम से शिक्षक उसको स्टिक या किसी भी पेन से उसको पॉइंट आउट करते हुए उसके बारे में विभिन्न जानकारियों को समझा सकता है एक साथ संपूर्ण क्लास को। तो उसी को ही सिरो परिप्रक्षेपक या ओवरहेड प्रोजेक्टर या OHP के नाम से जाना जाता है। और यह एक, बिल्कुल ध्यान रखना है, दृश्य सामग्री होती है। बिल्कुल साथियों, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर एक उपकरण है जिसका उपयोग ओवरहेड मिरर के माध्यम से एक दीवार या स्क्रीन पर छवियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। साथियों याद रखना है, इसमें किसी प्रकार की कोई चलचित्र, मूवी या मल्टीमीडिया कैप्सूल को इसमें बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। यह सिर्फ हमारे किसी भी पेपर पर अंकित सूचनाओं को बड़े रूप में दिखाने के लिए या किसी चित्र को बड़े रूप में प्रदर्शित करने के लिए ही इसका सिर्फ प्रयोग किया जाता है। उसी को कहते हैं सिरो परिप्रक्षेपक यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये सामग्री कैसी हुई? हमारी दृश्य सामग्री हुई। अगला है एपिडाइस्कोप। बिल्कुल साथियों, तो एपिडाइस्कोप कुछ खास नहीं है, ये पहले चला करता था, अब वर्तमान में इसका कोई ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसे ही इसकी रचना है, लगभग इसकी भी काम यही है कि किसी भी चीज को प्रोजेक्शन करना, लेकिन सिर्फ कैसा, एक छवि के रूप में, चित्र के रूप में पर्दे पर किसी भी चीज को प्रक्षेपण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर है, बिल्कुल एपिडाइस्कोप भी उसी प्रकार की एक शिक्षण सहायक सामग्री है। बस याद रखना है किसमें आती है, तो बिल्कुल ये हमारी एक दृश्य सामग्री है। बिल्कुल साथियों याद रखना है, ये एक दृश्य सामग्री है हमारी एपिडाइस्कोप। काम क्या करती है? जो हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर का काम है, जो कि मैं भी आपको बता चुका हूं। अगला है संग्रहालय या म्यूजियम। तो आपने म्यूजियम शब्द अक्सर सुना होगा। तो कई बार कुछ बच्चों को वस्तुओं के संबंध में, किसी भी चीज के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों में कुछ निश्चित जगहों पर म्यूजियम्स का भी निर्माण किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को अक्सर किसी भी चीज को परिचित कराने से पहले या परिचित कराने के दौरान उस निश्चित स्थान पर ले जाया जाता है और वहां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को दिखाया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, जो मानकों को पूर्ण करते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं जैसे लाइब्रेरी होती है, लेबोरेटरीज होती हैं, वहां पर उसी प्रकार से अच्छे स्कूलों में जो मानकों को ध्यान में रख करके व्यवस्था का निर्माण करते हैं, वहां संग्रहालय को भी शामिल किया जाता है। संग्रहालय में क्या होता है? वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है, जो कि भूगोल से संबंधित हो सकती है, इतिहास से संबंधित हो सकती हैं, गणित, विज्ञान जैसे विषयों में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं, और बच्चे उनको देखते हैं और अपने इतिहास के बारे में, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में, जानकारियों के बारे में, उनके भौतिक स्वरूप के बारे में विभिन्न प्रकार से जानकारियों को पता कर पाते हैं। अर्थात इसके माध्यम से या संग्रहालय के माध्यम से विषय वस्तु काफी रोचक बनती है और कहीं ना कहीं एक सजीव वातावरण का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से बालक
अधिक और सक्रिय रूप से सीख पाते हैं। तो संग्रहालय साथियों बिल्कुल याद रखना है, संग्रहालय अगर पूछ ले तो ये एक हमारी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है इसको, और ये कैसी है तो हमारी दृश्य सामग्री के रूप में इसको शामिल किया जाता है। अगला है समाचार पत्र। बिल्कुल साथियों हम सभी से परिचित हैं न्यूज़पेपर। तो हमारी न्यूज़पेपर में विभिन्न प्रकार की जो भी समाचार तो आते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे विभिन्न डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट अप्रोच पर कुछ आर्टिकल्स भी आते हैं। तो उनको भी हम प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं कक्षा में बच्चों को विभिन्न प्रकार की चीजों से संबंधित अवगत करा सकते हैं, परिचित करा सकते हैं, क्योंकि न्यूज में हमारे डेली जो भी आसपास क्या चल रहा है उनकी जानकारियां होती हैं, राजनीति से संबंधित जानकारी होती हैं, खेलकूद से संबंधित जानकारी होती हैं, विभिन्न प्रकार की अंकित चीजें उसमें होती हैं, छपी हुई होती हैं। तो अगर शिक्षक चाहे तो किसी भी प्रकार से उनको प्रयोग करते हुए, क्योंकि अखबार हो कुछ भी हो सभी में भाषा तो शामिल होती ही है, तो कहीं ना कहीं भाषा शिक्षक के लिए तो विशेष तौर पर समाचार पत्र हमारे महत्वपूर्ण रूप से शामिल होते हैं एज ए TLM शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। और अन्य विषयों को भी कहीं ना कहीं समाचार पत्रों को अगर अच्छे से देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर उसमें मिल जाता है कि हम किसी भी विषय वस्तु को उससे कुछ ना कुछ कनेक्टिंग करते हुए उसके संदर्भ में जानकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो समाचार पत्र बिल्कुल साथियों याद रखना है, एक TLM के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है। और कैसी होगी तो हमारी एक दृश्य सामग्री होगी। अगला है स्लाइड्स। तो हमारी जितनी हमने दृश्य सामग्री है उसमें अंतिम दृश्य सामग्री हमारी स्लाइड्स, और भी हो सकती है। ये हमने मुख्य मेन उन जो भी सामग्रियों को इसमें शामिल किया है, शामिल जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनाते हैं। तो स्लाइड्स भी हमारी एक TLM है, दृश्य सामग्री, जिसमें क्या होता है साथियों, चित्रों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, तो वो स्लाइड्स कहलाती हैं। जैसे कि हमने देखा होगा कॉमिक्स, तो एक के बाद एक स्टेप आता है, उसने ये बोला फिर अगली लाइन में ये बोला, तो धीरे धीरे वो बढ़ती हैं। अगर इन कॉमिक्स के पिक्चर्स को हम एक डायरी के फॉर्म में बना लें और डायरी के पेजों को जल्दी जल्दी एक साथ पलटते हैं, तो ऐसा लगता है वो रियल में चित्र ना होकर के कोई वो वीडियो प्ले हो रही हो। तो इस प्रकार से जब हम किसी भी स्थिति को डिफरेंट बहुत सारे इमेजेस के फॉर्म में जब क्रिएट करते हैं और उनको फिर एक साथ प्ले करते हैं, एक के बाद एक लगातार बदलते चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से पिक्चर्स होते हुए भी अपने आप में एक वीडियो की तरह देखने को लगती हैं, या देखने में ऐसा लगता है कि एक वीडियो क्लिप है। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट स्लाइड्स को प्रयोग करते हुए हम किसी भी चीज के बारे में जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। तो जब हम किसी भी संदर्भ में, किसी भी विषय वस्तु के संदर्भ में उसके क्रमबद्ध चित्रों को प्रयोग करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी हमारा एक TLM के रूप में काम करता है। और निश्चित तौर पर अगर पूछा जाए कि स्लाइड्स एक कैसी शिक्षण सहायक सामग्री है, तो हमारा उत्तर होगा एक दृश्य सामग्री है। तो हमने जाने अभी साथियों कि हमारी शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, उसके उद्देश्य या लाभ क्या हैं, और हमने जाने कि कितने प्रकार हैं। तो दृश्य सामग्री होती है, श्रव्य सामग्री होती है, और दृश्य श्रव्य। दृश्य में कौन कौन सी आएंगी वो जाने, और दृश्य के अंतर्गत जितनी भी हैं उनको हमने डिटेल में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। तो ये रहा दृश्य सामग्री। अब जानेंगे अपनी अगली सामग्री को, हमारी श्रव्य सहायक सामग्री या ऑडियो एड्स मटेरियल, जो भी हमारे श्रव्य सहायक सामग्री है, अब हम उसको जानेंगे। उम्मीद है कि आपको अभी तक की बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। वैसे साधारण में बहुत सरल भाषा में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, निश्चित तौर पर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो एक बार दोबारा देख लें, पुनः देख लें, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और टेलीग्राम पर जाकर इसका PDF ले लें, वहां से इसको नोट्स बना लें, और फिर एक बार फिर से पुनः वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में निश्चित तौर पर आ ही जाएगा। अगला है श्रव्य सहायक सामग्रियां। बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन हमने बताया था कि 5 होते हैं। तो जब हमारे आसपास, जब शिक्षक कक्षा में ऐसे साधनों का प्रयोग करता है चीजों को समझाने के संदर्भ में जो बच्चों को सुनाई देने से संबंधित हो, यानी कि जिनमें कान का प्रयोग होता हो, यानी कि जब किसी चीज के संदर्भ में ऑडियो कंटेंट या ऑडियो से रिलेटेड चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, तो हमारी वो श्रव्य सहायक सामग्री या ऑडियो एड्स मटेरियल कहलाती हैं। इस प्रकार के शिक्षण सामग्री के द्वारा कानों से सूचना कठिन की जाती है। इसमें बच्चों को कुछ सुना करके, उनके बारे में ध्वनियों को सुना करके क्या किया जाता है, उससे संबंधित समझ, सोच शक्ति का या मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। तो वो हमारी सामग्री किसमें जाती है, श्रव्य सहायक सामग्री में। और हम जाने अगर कि श्रव्य सामग्री के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्री आती हैं, तो हमारा इसमें
बिल्कुल ऑप्शंस भी आ जाते हैं तो याद रखेंगे। रेडियो हमारा एक श्रव्य सामग्री है, टेप रिकॉर्डर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेलीफोन, माइक्रोफोन, ये सभी हमारी श्रव्य सामग्री है, बिल्कुल याद रखना अच्छे से। अभी हम एक एक के बारे में डिटेल भी जानेंगे। तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेलीफोन, माइक्रोफोन, ये सभी हमारी कैसी सामग्री है? श्रव्य सामग्री है। जानते हैं एक एक को डिटेल में। पहला है रेडियो, लगभग सभी इससे परिचित हैं। तो रेडियो के माध्यम से बालकों को नवीनतम घटनाओं तथा सूचनाओं की जानकारी दी जा सकती है, दी जाती है। इसके माध्यम से बच्चों को विषयों के अध्यापन संबंधी प्रोग्राम सुनाए जा सकते हैं या जाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे उनके बारे में सुन करके उनकी अपनी उससे संबंधित समझ पैदा होती है और उन्हें याद करने की शक्ति का विकास होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ने की अपेक्षा हम सुनकर ज्यादा चीजों को याद रख पाते हैं। तो देखने से भी ज्यादा प्रभावी अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन पढ़ना मतलब देखने में एक बार को पढ़ना शामिल हो जाता है, तो पढ़ने से ज्यादा जो प्रभावी माना गया है वो सुनने को माना गया है। तो जब हम चीजों से संबंधित ध्वनियों को या किसी भी प्रकार के जो भी ऑडियो कंटेंट को अगर प्रोवाइड करा जाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने की अपेक्षा उसको ज्यादा स्ट्रांग रूप से अपनी मेमोरी में सेव कर पाते हैं। तो रेडियो भी एक प्रकार का शिक्षण सहायक सामग्री है। कैसी? हमारी श्रव्य सामग्री है, जिसको सुन करके हम किसी भी जानकारी को बच्चे तक पहुंचाया जा सकता है। तो रेडियो भी उसमें एक शामिल है हमारा टीएलएम के रूप में। अगला है टेप रिकॉर्डर। बिल्कुल साथियों, इसमें क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति के विचारों को, भावों को, जो भी इससे संबंधित तथ्यों के संदर्भ में जानकारियां हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उनको बार बार सुना जा सकता है। क्योंकि ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर मैंने कुछ बोला तो वो हवा में मिल जाएगा, इस प्रकृति में मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने रिकॉर्ड कर लिया, जैसे कि आप मेरी क्लास के फॉर्म में देख रहे हैं, ये हमारी एक वीडियो क्लास है जिसमें ऑडियो भी है, तो इसके माध्यम से क्या है, अब वो संरक्षित हो गया। अब आप मेरी इस जानकारी को, मेरे द्वारा इन बोले शब्दों को कभी भी बाद में भी बार बार उनको सुन करके उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो टेप रिकॉर्डर कहीं ना कहीं एक ऐसी सामग्री हुई जिसमें किसी भी जानकारी को रिकॉर्ड करते हुए बाद में उनको सुना जा सकता है। और अगर हम कुछ बोल ही रहे हैं, हमने कुछ जानकारी अपनी खुद की भी सेव की है, तो बाद में उनको सुनकर अगर हम खुद से भी अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि हमें सुनने के बाद पता चलता है कि हमने यहाँ गलत बोला या क्या गलत बोला। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, ये वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझसे भी कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं। तो बाद में मैं भी अपनी इन क्लासेस को कभी सुनने का प्रयास करता हूँ, अगर समय मिलता है तो उसमें कुछ त्रुटियां शब्दों की कई बार मिल जाती हैं। बहुत सामान्य त्रुटियां होती हैं, कॉन्सेप्ट से लेकर कोई गलती नहीं होती है, बस शब्दों के बोलने में थोड़ा बहुत उच्चारण संबंधी गलती कई बार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे मदद करता है, तो उसी प्रकार से बच्चों को भी निश्चित तौर पर मदद करेगा। तो टेप रिकॉर्डर क्या है? इसकी सहायता से महापुरुषों के प्रवचन, नेताओं के भाषण तथा प्रसिद्ध साहित्यकारों की कविताओं, उनकी कहानियां, संगीत आदि का आनंद उठाया जा सकता है। इससे बालकों की बोलने की गति, प्रभा संबंधी जो भी उनकी सभी त्रुटियां हैं, विचारों को सुधारने में भी काफी हद तक सहायता मिलती है। तो टेप रिकॉर्डर भी हमारा एक श्रव्य सामग्री है। बिल्कुल साथियों, एक महत्वपूर्ण हमारे शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। अगला है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा और है, साथ ही बालक टेप रिकॉर्डर की सहायता से शिक्षक की बातों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उनको अच्छे से सुन के उनको रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूं। अगला है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। बिल्कुल टेली कॉन्फ्रेंसिंग आज के समय में थोड़ा सा इसको ज्यादा ग्रोथ मिली है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से भी बच्चों को सूचना दी जाती है। जब से कोरोना का काल आया है, कुछ समय से हमारे जब शिक्षण का जो तरीका बदला है, कोरोना के समय से, महामारी के दौरान से हमारे कुछ तरीके बदले हैं, तो उसमें टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इस प्रकार की चीजों को शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर यह भी एक टीएलएम ही है हमारा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से भी बच्चों को सूचना दी जा सकती है। कई बार क्या होता है, शिक्षक जो है बहुत दूर है या अवेलेबल नहीं है आसपास, या कुछ विशेषज्ञ लोग हैं जो किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन उनके पास समय बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे स्तर पर, ऐसी स्थिति में एक ही समय में एक ही शिक्षक द्वारा अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार की चीजों को समझाने के लिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की सहायता ली जा सकती है। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करके महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई जा सकती हैं। और इसके माध्यम, ये एक ऐसा माध्यम होता है जिससे कई स्कूलों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। यानी कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अन्य अन्य लोगों को या अन्य अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध लोगों को भी जानकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो वही हमारा क्या है, एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है।
अगला है ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक ध्वनि से संबंधित उत्पन्न यंत्र है हमारा। ग्रामोफोन ध्वनि उत्पन्न करने वाला एक यंत्र है, यानी कि एक हमारा कैसा टीएलएम हुआ, जो भी हमारा श्रव्य सामग्री हुई हमारी ग्रामोफोन। व्यापक अर्थ में किसी भी ऐसे यंत्र को ग्रामोफोन कहते हैं जिसमें ध्वनि का अभिलेखन और बार में उसका पुनरुत्पादन होता हो। तो इस प्रकार की इसमें क्वालिटी होती है। इसमें कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी की जा सकती थी वॉइस की आदि, जैसे टेप रिकॉर्डर है, कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराने समय में ज्यादा प्रयोग किया जाता था। वर्तमान समय में इसका कोई खास वो नहीं रहा है। वर्तमान समय में अगर टीएलएम के रूप में यूज करते हैं तो ज्यादा हमारा टेप रिकॉर्डर ही किया जाता है। ये प्राचीन काल में लगभग पैरेलल टू टेप रिकॉर्डर जैसे ही इसकी कुछ क्वालिटीज है। तो ग्रामोफोन इतना याद रखना है कि हमारी एक श्रव्य सामग्री है। अगला है लिंगुआफोन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाम बहुत सुना है लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम होती है। तो लिंगुआफोन बेसिकली, या इसका जो मेन पर्पस है तो ये एक श्रव्य सामग्री, लेकिन इसका मेन पर्पस कहीं ना कहीं है जो हमारी भाषा में हमारे उच्चारण संबंधी दोष होते हैं, जो भी बोलने संबंधी या हमारा जो किसी भी बात को कहने से प्रवाह संबंधी दोष हैं, उनको दूर करने के लिए लिंगुआफोन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वर्तमान में गूगल में एक टूल है कि आप किसी भी वर्ड को टाइप करते हैं तो एक स्पीकर का उसमें बटन आता है, जिसको क्लिक करते हैं तो उसको प्रोनाउंशिएट करके बताता है कि ये ऐसे बोला जाएगा वर्ड, तो जिससे हम उसका सही प्रोनाउंसिएशन करना सीख पाते हैं, सही उच्चारण करना सीख पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार की क्वालिटी को रखने वाला होता है हमारा लिंगुआफोन। तो कठिन शब्दों और वाक्यों के उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्दों और वाक्यों को रिकॉर्ड कर दिया जाता है और जिनको बच्चे सुन सुनकर उनका उच्चारण करना सीख लेते हैं। तो जैसे गूगल पर आप किसी भी वर्ड को टाइप करने के बाद उसका उच्चारण वाला, यानी कि स्पीकर बटन पे क्लिक करके उसका उच्चारण सुन लेते हैं और बाद में उसको बोलना सीख लेते हैं। तो उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है कक्षा में शिक्षण के दौरान लिंगुआफोन को। हालांकि फोन ने बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को एक फोन में ही शामिल कर दिया गया है, इसको इसलिए स्मार्टफोन बोला गया है, लेकिन फिर भी ये हमारा एक टीएलएम है लिंगुआफोन। तो लिंगुआफोन के माध्यम से क्या होता है, कठिन शब्दों और वाक्यों के उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें शब्दों और वाक्यों को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, किसी विशेषज्ञ या अच्छे जानकार व्यक्ति के द्वारा इसमें इन चीजों को रिकॉर्ड कर दिया जाता है और बच्चे उनको सुन सुनकर उनका उच्चारण करना सीख लेते हैं। अगला है अब हमारा तीसरे प्रकार की हमारी शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स मटेरियल। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसको हम देखते भी हैं और अपने कानों से सुनते भी हैं। तो जब दोनों प्रकार की जब हमारी क्षमताएं इसमें शामिल होती हैं, तो ऐसी हमारी कोई भी शिक्षण सहायक सामग्री हमारी क्या कहलाती है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के नाम से जानी जाती है या दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री कहलाती है। इसके अंतर्गत बालक देखकर तथा सुनकर दोनों विधियों का द्वारा या दोनों को प्रयोग करते हुए किसी भी संदर्भ में, किसी भी जानकारी के संदर्भ में उनको समझता है इनके आधार पर। तो दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य उन साधनों से है जिनके माध्यम से बालक को देखने और सुनने की शक्तियों को बढ़ाते हुए अपनी अधिगम क्षमता को बढ़ाते हैं। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री एक ऐसा साधन है जिसका आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा कहा जाता है कि बहु इंद्रिय ज्ञान अधिक सक्रिय होता है। बिल्कुल साथियों, जो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स, जितने ज्यादा ऑर्गन्स हमारे किसी कार्य को करने में यूज होंगे, निश्चित तौर पर उसके द्वारा जो भी चीजें हमने सीखी है, ग्रहण की हैं, वो हमारी मेमोरी में उतनी अधिक स्थायी हो जाती हैं और उतनी ही जल्दी से, आसानी से हम उन चीजों को समझ पाते हैं। तो बहु इंद्रिय ज्ञान यानी कि जितने ज्यादा सेंसरी ऑर्गन्स हमारे यूज होते हैं, उससे संबंधित चीजों को समझने में, हम जिन चीजों को भी सीख रहे हैं उनको समझने में हमारी समझ बहुत जल्दी विकसित होती है और हमारी जो चीजें, जो भी सीखा हुआ व्यवहार है, वो लंबे समय तक बना रहता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री है, वो दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री जो अलग अलग प्रकार की थी, जिसमें खाली दृश्य या श्रव्य ही था, उन दोनों से भी ज्यादा अच्छा है, प्रभावी माना गया है दृश्य श्रव्य सामग्री को, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दोनों प्रकार की क्षमताओं को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार के शिक्षण सामग्री के द्वारा बच्चे की अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग होता है और यह बहु इंद्रिय ज्ञान की संकल्पना का भी क्या करता है, पोषण करता है। तो जानते हैं हमारी कौन कौन सी सामग्री है जो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। तो जैसे कि हमारा चलचित्र या फिल्म या सिनेमा जिसे आप कह सकते हैं, यह हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री है, हमें इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। अगला है दूरदर्शन या टेलीविजन, जो हम टीवी देखते हैं, इसमें हमें आवाज भी आती है और हमें चित्र भी दिखाई देते हैं। अगला है प्रोजेक्टर। बिल्कुल, प्रोजेक्टर आजकल प्रचलन में बहुत अधिक आया है, जूनियर क्लासेस में या
प्राइमरी स्तर पर या बिल्कुल जो हमारा प्ले लेवल पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें स्मार्ट क्लासेस के नाम से उसको जाना जाता है। कंप्यूटर है, मोबाइल है और नाटक है, ये सभी हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। तो जानते हैं साथी इनके बारे में डिटेल में फटाफट से। तो पहला है चलचित्र, फिल्म या सिनेमा जिसे कहते हैं। तो इसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान अन्य उपकरणों की अपेक्षा बहुत अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि बालक देखकर या सुनकर अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाता है। तो क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर किसी कहानी को अगर बच्चा पढ़ता है, एक बालक किसी कहानी को पढ़ता है, दूसरा बच्चा उसी कहानी को सुनता है और तीसरा बच्चा उस कहानी पर एक फिल्म को देखता है, तो अगर पूछा जाए कि ज्यादा उस कहानी के बारे में जानकारी सटीक रूप से कौन दे पाएगा, तुरंत के तुरंत तो हो सकता है तीनों दे दें, अचानक से कुछ दिन बाद अगर तीनों बच्चों से उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएं एक ही कहानी से संबंधित, तो किसके उत्तर ज्यादा सटीक और शुद्ध होंगे? तो निश्चित तौर पर जिसने उसके संदर्भ में उसकी मूवी देखी होगी या वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार की चीजें शामिल होती हैं। अर्थात सिनेमा उसी प्रकार से हुआ, किसी भी कहानी के संदर्भ में जब उसको ध्वनि के साथ, चित्रों के साथ प्रदर्शित किया जाता है तो वो चलचित्र, फिल्म या सिनेमा कहलाता है। निश्चित तौर पर यह बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री के रूप में शामिल होता है, क्योंकि इसमें बच्चे के अधिक से अधिक सेंसरी ऑर्गन या इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, और हमने पहले ही बताया बहु इंद्रिय ज्ञान अधिक सक्रिय होता है। तो इसके द्वारा प्राप्त किया ज्ञान बिल्कुल ज्यादा अधिक उपयोगी होगा। इसके द्वारा बालकों को विभिन्न देशों, स्थानों, घटनाओं का ज्ञान बड़ी आसानी से कराया जा सकता है। साथ ही साथ बालक की कल्पना शक्ति, सोचने की क्षमता का भी विकास कराया जा सकता है। अगला है टेलीविजन। बिल्कुल जैसा कि हम अपने घर में टेलीविजन, टीवी देखते हैं, तो इसका प्रयोग सिर्फ खाली मनोरंजन की दृष्टि से ही नहीं किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के जो भी हमारे ऐसे चैनल्स भी होते हैं, जो हमारे जैसे नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी या फूड प्लेनेट, बहुत प्रकार के ऐसे चैनल है जो हमारे कुछ इंफॉर्मेटिक या एजुकेशन पर्पस के चैनल होते हैं टीवी पर भी, जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी को उपलब्ध कराते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियों को अपने बटोर सकते हैं, उनको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे सिनेमा है, सब वही बिल्कुल सेम पैरेलल टू लेवल टेलीविजन का है, लेकिन सिनेमा एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, टेलीविजन उससे एक सरल व्यवस्था है, इसको आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। तो ये थोड़ा उससे भी अधिक प्रभावी माना गया है, क्योंकि प्रभावी तो वो भी उतना ही है, लेकिन इसकी उपलब्धता उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो ये इसलिए और थोड़ा सा ज्यादा क्या माना जाएगा, उपयोगी और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सिनेमा या चलचित्र से होने वाली सभी लाभ टेलीविजन से भी प्राप्त किया जा सकता है, किंतु सिनेमा की अपेक्षा इसका दायरा क्या है, अत्यंत विस्तृत होता है, इसलिए इसको और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आज के आधुनिक युग में टेलीविजन के मनोरंजन कार्यक्रमों के अलावा कई प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा उनके बारे में विभिन्न जानकारियों को सीख सकता है, समझ सकता है। अगला है प्रोजेक्टर। बिल्कुल साथियों, तो प्रोजेक्टर आजकल बहुत प्रयोग किया जा रहा है, बिल्कुल प्ले स्कूल से, प्ले लेवल से भी बच्चों को प्रयोग किया जा रहा है स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर था, हमने दृश्य सामग्री में जाना था, उसमें खाली चित्रों को पर्दे पर दिखाया जाता था, लेकिन प्रोजेक्टर एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हुए या मल्टीमीडिया कैप्सूल्स को भी इस पे शामिल किया जा सकता है, यानी कि दिखाई और सुनाई देने वाली दोनों प्रकार की चीजों को इसमें शामिल करते हुए किसी भी चीज के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध की जा सकती है। यह कहने का मतलब है जो सिनेमा है उसी का एक छोटा रूप हो गया, जो सिनेमा में जिस प्रकार से हम चीजों को समझा पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, एक प्रकार से एक मिनी सिनेमा होता है हमारा प्रोजेक्टर, क्योंकि उसमें भी प्रोजेक्शन ही होता है कहीं ना कहीं, लेकिन वो एक बड़ी व्यवस्था है, बड़े स्तर पर होती है। तो जब हम छोटे स्तर पर सिनेमा का स्वरूप तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्टर वाला ही माहौल होता है, वो प्रोजेक्टर ही हमारा क्या है, दोनों ही परिस्थितियों में प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये छोटे स्तर पर होता है। तो प्रोजेक्टर बिल्कुल निश्चित तौर पर एक दृश्य श्रव्य सामग्री होगी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला उपकरण जो है वर्तमान में, वो प्रोजेक्टर ही है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बालक का या जो भी चीजें चल रही है उसके संदर्भ में वास्तविकता से अनुभव प्राप्त होते हैं। जो भी कक्षा का माहौल है वो सजीव माहौल तैयार होता है, और साथ ही इसके माध्यम से शिक्षक जो है, क्योंकि इससे कंप्यूटर को उसको कनेक्ट किया जाता है, और शिक्षक जो है इंटरनेट का प्रयोग करके भी इसी के माध्यम से विभिन्न प्रकार की चीजों को, जानकारियों को बच्चों को समझा सकता है, उनके संदर्भ में उनको जोड़ते हुए विभिन्न जानकारियों को उपलब्ध करा सकता है। तो प्रोजेक्टर बिल्कुल निश्चित तौर पर याद रखेंगे, यह एक दृश्य श्रव्य सामग्री होगी। अगला है कंप्यूटर। तो बिल्कुल साथियों, कंप्यूटर में तो विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। तो आज के वर्तमान स्वरूप में कंप्यूटर बहुत तेजी से उभर कर आया है। तो वर्तमान एक समय में कंप्यूटर जो है
शिक्षण संदर्भ में विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। तो कंप्यूटर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों को, जितने भी हमारे टीएलएम है, चित्र भी, मानचित्र भी, हमारे चार्ट्स भी, मतलब विभिन्न प्रकार की जो दृश्य सामग्री हैं, उन सभी को एक ही चीज में उपलब्ध कराया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब इतने सारे साधनों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो अकेला करता है। इसलिए ये भी एक वर्तमान समय की बहुत अच्छी एक युक्ति है जिसके माध्यम से, या सामग्री है जिसके माध्यम से हम विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं एज ए शिक्षण सहायक सामग्री। तो बिल्कुल हमारा कंप्यूटर भी क्या है, एक शिक्षण सहायक सामग्री है। कैसी है? दृश्य श्रव्य है। इसमें दिखाई देने वाली चीजें भी उपलब्ध की जा सकती हैं, सुनने वाली भी, और दोनों प्रकार की भी। और उसी के साथ अगला है मोबाइल। तो साथियों, कंप्यूटर और जो मोबाइल है, मोबाइल भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर का ही एक छोटा रूप है। जैसे सिनेमा का एक बड़ा स्तर था, कंप्यूटर और टेलीविजन का छोटा स्तर था। टेलीविजन आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन फीचर्स दोनों के लगभग बराबर हैं। जो भी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं वो दोनों में ही। उसी प्रकार से कंप्यूटर और मोबाइल भी एक ही चीज है। मोबाइल कंप्यूटर का भी और लघु रूप हो गया। जो चीजें वहां की जा रही हैं लगभग वही सारी चीजें मोबाइल में भी की जा सकती हैं, लेकिन मोबाइल की विशेषता यह है, ये और भी अधिक आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर, जो मोबाइल है वो स्थान भी कम घेरता है, खर्चा भी कम आता है, और आसानी से इसको, यानी कि पोर्टेबल है, इसको आसानी से यूज किया जा सकता है और बच्चों को आसानी से उपलब्ध भी कराया जा सकता है। तो कंप्यूटर का ही जो मॉडर्न या क्लासिफाइड रूप है वो मोबाइल है। तो कहने का मतलब मोबाइल यूज करना यानी कि कंप्यूटर यूज करना लगभग पैरेलल एक ही बात है। तो मोबाइल का भी हमारे शिक्षण में वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। जब से कोरोना आया है, मैंने जैसे पहले भी बताया, तो मोबाइल का प्रयोग काफी बड़ा है, जिसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न प्रकार से चीजों को अवगत कराया जाता है, परिचित कराया जाता है। तो मोबाइल कंप्यूटर का ही एक छोटा रूप कहा जा सकता है। आज के आधुनिक शिक्षा जगत में विद्यार्थी मोबाइल के माध्यम से ही हर प्रकार की जानकारियों को चुटकी में ही घर से ही प्राप्त कर लेते हैं, और अपने जो भी प्रोजेक्ट होते हैं, जो भी असाइनमेंट्स होते हैं, उनको आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं इंटरनेट के माध्यम से, या उसमें पिक्चर लेकर के, या विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस भी आजकल आ रहे हैं जो कि लर्निंग एप्लीकेशंस होते हैं। उनके माध्यम से भी बच्चे गणित, अपनी भाषा, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के विषयों पर आधारित उसमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड या कुछ पिक्चराइजेशन के माध्यम से उन एप्लीकेशंस में जानकारियां होती हैं, तो उनसे बिल्कुल निश्चित तौर पर बालक विभिन्न प्रकार की चीज़ों को समझ पाता है, कर पाता है। तो बिल्कुल मोबाइल भी एक हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री है, और साथ ही साथ इसमें पिक्चर्स भी, चित्र भी, मानचित्र भी, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को अंकित किया जा सकता है। वॉइस क्लिप्स भी हो सकती हैं, इसमें सेव हो सकती हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड करके भी सुना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये तो दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों को भी अलग अलग लेके चल रहा है, और साथ में एक साथ दोनों को प्रयोग करके भी इस प्रकार की एक्टिविटियों को, शामिल क्रियाओं को इसमें किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर मोबाइल कंप्यूटर लगभग एक ही बात है। ये हमारी दोनों ही क्या होंगी, हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री होंगी। मोबाइल थोड़ा सा कंप्यूटर के अपेक्षा ज्यादा पोर्टेबल होता है, लेकिन लगभग कार्य प्रणाली दोनों की एक जैसी ही होती है। और हमारा इसी के साथ शिक्षण सहायक सामग्री का आज का अंतिम बिंदु नाटक। बिल्कुल साथियों, तो नाटक क्या है? जब किसी भी चीज को बिल्कुल सामने ही रिप्रेजेंट कराया जाए, जैसे हमारे स्कूल में प्ले वगैरह कराए जाते हैं, या हिंदी में शिक्षण के दौरान जैसे हमारे कुछ चैप्टर होते हैं एकांकी, तो एकांकी में हाव भाव के साथ किसी चीज का प्रदर्शन किया जाता है। तो बिल्कुल जब एकांकी चैप्टर होते हैं तो कक्षा में शिक्षक के द्वारा उसके पात्रों को बच्चों को सौंपते हुए, और उन पात्रों को याद करके आना, उनके डायलॉग्स को याद करके आना, और बाद में कक्षा में उस पर रोल प्ले आयोजित करना, इस तरह की एक्टिविटीज कराई जा सकती हैं, और इन्हीं को ही नाटक के नाम से जाना जा सकता है। जिस प्रकार से बच्चे उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियों को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं। तो नाटक भी हमारा शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में इसको शामिल किया जा सकता है। कैसी हुई? दृश्य श्रव्य सामग्री हुई। तो साथियों, नाटक के द्वारा सिर्फ हम सुनते ही नहीं, देखते भी हैं। इससे क्या होता है, हमारे दिल में और भी अच्छे से रसानुभूति होती है, हम उसका अच्छे से हर भाव को, एक्सप्रेशन को ग्रहण कर पाते हैं, और हमारे अधिक से अधिक इसमें सेंसरी ऑर्गन्स यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसके कारण या जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नाटक है वो हमारी बहु इंद्रिय ज्ञान की संकल्पना का पोषण करता है। तो साथियों, इसी के साथ हमने अपनी आज की इस क्लास में जाना कि हमारी शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार हैं, और कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री किसमें शामिल की जाती है, और साथ ही हमने सभी प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में
भी जानने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इसी प्रकार बने रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप इसी प्रकार सीखते रहें। ओके बाय, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू like and share the video. Please subscribe the channel. Thanks for watching.